चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 2 में थे, जिनमें हम लिमिट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ये देखा कि लिमिट क्या होती है और लिमिट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। तो फिर हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप आप सब ने देखे होंगे और उन समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप तब भी पूछ सकते हैं कि मसला नहीं है। और उसमें मैंने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन आपको उस एक्सरसाइज के तकरीबन 34 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सर। तो इसलिए आपने जो अगर वो वाले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं वो भी करने हैं और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो भी करने हैं, ठीक है। और अब वो जो लिमिट्स वाला चैप्टर था, उसमें और भी कुछ चीजें थी, वो डेप्थ में चीजें थी, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी हम नहीं जाते। अभी हमें जितनी लिमिट्स आनी चाहिए थी उतनी आ गई हैं, जितनी हमें आगे असल में इस्तेमाल करनी थी उतनी हमें आ गई। तो अब हम उससे आगे चलते हैं। तो लिमिट्स के बाद जो हमारा सर टॉपिक आता है दैट इज डिफरेंशिएशन। ये सर। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी, लेकिन ये थोड़ी सी उनकी रिवीजन हो जाएगी। सर जो हम दूसरे चैप्टर ग्रेजुएट 2.2 हमने करनी है, मैं बता रहा हूँ उसके जी 34 क्वेश्चन। जी, जो चैप्टर 2 है उसमें सिर्फ 2.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, वही जिस तरह हम क्लास में किया करते थे कि हम पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दिया करेंगे और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो डिस्कस करेंगे। तो आई होप उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि असल में जो डिफरेंशिएशन होती है इसके अंदर डेरिवेटिव्स आते हैं, और डेरिवेटिव जो है वो ज़ाहिर है एक खास चीज का नाम है। तो इससे पहले आप लोगों को आइडिया है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव्स का? जी नहीं सर। सर। यस सर। जी सर, यस है सर जी। ये कुछ लोगों को है आइडिया, राजा जी को भी आइडिया है। गुड। अच्छा, बेसिकली जो डेरिवेटिव्स होते हैं, सबसे पहले तो ये कि डेरिवेटिव्स आर एक्चुअली यूज्ड टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज। तो जब भी हम किसी चीज में रेट ऑफ चेंज पता करना चाहते हैं, किसी क्वांटिटी में ना, कोई वो क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, तो जब भी किसी भी क्वांटिटी में हम रेट ऑफ चेंज पता करना चाहेंगे तो हम डेरिवेटिव्स का सहारा लेंगे। जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स में कुछ चीजें पढ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक चीज होती है वेलोसिटी, और एक सर चीज होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है। हाँ जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। आई होप। जी सर। तो अब जिस तरह एक होती है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? सर टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। वेलोसिटी इज एक्चुअली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टी टाइम। टाइम। अब आई होप आपको ये पता होगा ये डेल्टा जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है। यस सर, चेंज। जो डेल्टा जो होता रेट है ये नहीं, चेंज। डेल्टा जो होता है ये थोड़ा छोटे चेंज को कहते हैं ना। यस जिस सर, तरह स्मॉल चेंज। स्मॉलेस्ट डिफरेंस। स्मॉलेस्ट चेंज। तो अगर स्मॉलेस्ट चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉलेस्ट टाइम, तो हम उसे कहते हैं दिस इज वेलोसिटी। तो
तो ये क्या हो रहा है, ये हम रेट ऑफ चेंज ही तो पता कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम Yes, sir. हम यस सर। डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम ये काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज अ डेरिवेटिव। ठीक है, तो असल में जो वेलोसिटी होती है वो डेरिवेटिव होता है किस चीज का, डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात समझ आई आपको, या लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये समझ आ गई है सर। ये लिख दूं या बस काफी है इतना? नहीं सर, समझ आ गई। चैट में कौन क्या कह रहा है? वो क्विज का पूछ रहे हैं सर। क्विज का चलो एंड में मैं बता दूंगा ना, मजीद किसी क्विज क्लास के एंड पे होगा, या क्लास के एंड में मैं बता दूंगा कि किस टाइम होगा। ओके सर। अच्छा, ये तो हमें आइडिया हो गया कि क्या होगा। इसी तरह जो एक्सेलरेशन होता है, इसी तरह जो एक्सेलरेशन होता है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो क्या होता है जी, एक्सेलरेशन किसको चेंज कहते इन हैं? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी हमने पता की थी, अगर इस वेलोसिटी को भी हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें और उसमें चेंज पता करने की कोशिश करें तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी है इसमें हमने असल में डेरिवेटिव लिया है यस सर, कैसे? और फिर इस वेलोसिटी का हमने दोबारा से डेरिवेटिव लिया है। जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स डिस्टेंस है इसका क्या ताल्लुक है ए के साथ? एक्स का हमने तो जी डेरिवेटिव लिया वेलोसिटी है, एक्स का हमने देखो एक्स जो डिस्टेंस है इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी का फिर से ले लिया डेरिवेटिव, तो क्या बन गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने एक्स का 2 दफा डेरिवेटिव लिया तो वो एक्सेलरेशन आ गया? यस सर। ऐसे ही यस ना, सर कि मैंने इसका 2 दफा डेरिवेटिव लिया। एक्स का अगर 2 दफा, एक दफा लेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरी दफा दोबारा ले लेंगे उस पूरे का दोबारा आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो असल में ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आ जाता है कि अगर आप सिंगल डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी आ जाएगी इस केस में, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं। और अगर उस वेलोसिटी का आप फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि असल में डिस्टेंस का सेकंड डेरिवेटिव होगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज एक्चुअली इक्वल टू कितने डेरिवेटिव्स, डबल डेरिवेटिव, 2 टाइम। 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो इसको नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को एतराज तो नहीं होगा? टी का स्क्वायर कर दिया। यस सर। अच्छा, ये टी तो ये जी और फॉर्मूला एक्स का भी स्क्वायर कर लेना। नहीं, एक्स का स्क्वायर तो नहीं होगा, एक्स तो वही रहेगा ना। तो असल में ये टी का जो स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि टी की वैल्यू को हमने स्क्वायर करना है। इसका मतलब ये है कि आपने असल में टी का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया। टी को आपने ऐसे लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। तो एक दफा रेट ऑफ चेंज अप्लाई करना है, फिर दूसरी दफा आपने तो इसको जी अप्लाई करना है। ये फॉर्म एक्स को भी 2 टाइम लिखा है ना, उसका भी 2। नहीं, हम डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टी अच्छा ले अच्छा रहे हैं ना। नहीं, डेरिवेटिव ठीक है एक्स का सर। ले रहे हैं ना। यस। तो वो जो एक्स होगा, जब पहली दफा एक्स का डेरिवेटिव आएगा तो वो तो वी में बदल चुका होगा, है ना। तो हम यस सर। दोबारा एक्स का डेरिवेटिव तो नहीं ले रहे, असल में दोबारा हम वी का ले रहे हैं। अच्छा, ये फार्मूला आपको किसी बुक में नजर नहीं आएगा नॉर्मली, लेकिन वो ऐसे ही दो ही फार्मूले लिखे होंगे। ये मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई जिंदगी में जो चीजें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये असल में डेरिवेटिव्स होते हैं और इनका हमारी जिंदगी में कोई ना कोई इस्तेमाल जरूर होता है। ठीक है, ये तो एक हेलो, फिजिक्स, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ये तो आपने फिजिक्स में देखा
इसी सर तरह आपकी कोई भी बात हमें समझ नहीं आई, क्योंकि लड़के बीच में बात कर रहे हैं और स्क्रीन चेंज होता है, कभी उनकी पिक्चर्स आ जाती कभी किसी की और की। तो अच्छा आप काइंडली इसको दोबारा हमें अच्छा अच्छा आप ऐसा करें कि मेरी जो वीडियो है ना उसके उसके ऊपर लिखा होगा पिन वीडियो। बात समझ आई आपको? नहीं लिखा हुआ सर। सर इधर नहीं लिखते। नहीं लिखा होगा। जिस तरह मैं आप पे क्लिक करता हूं तो आप मेरी वीडियो पे क्लिक करें, उनकी सेटिंग सर में डबल क्लिक करें तो तब आएगी। यस सर। डबल क्लिक कर लें या उसकी सेटिंग में मेरी वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उन डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो लिखा होगा पिन वीडियो, वो कर लेंगे फिर चेंज नहीं होगी। अच्छा जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह जो हमारा डेरिवेटिव्स हैं वो समय हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसी तरह सम टाइम आप ये भी चाहते हैं, जिस तरह आजकल हमारा कोरोना वायरस फैला हुआ है तो उसमें भी रेट ऑफ स्प्रेड हम कई दफा देखना चाह रहे थे। तो जो डॉक्टर्स होते हैं या जो मेडिकल का स्टाफ होता है वो असल में ये चाह रहा होता है कि उनको ये पता चले कि किस रेट से कोई बीमारी फैल रही है, तो उस केस में भी वो क्या करेंगे, वो डेरिवेटिव्स का सहारा लेंगे। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो आपके केस में भी इस्तेमाल हो रहे होंगे और बाकी जो दुनिया है वो भी इसको इस्तेमाल करती है। तो ये तो थी एक जनरल सी एक डेफिनेशन जो हमने की या एग्जांपल्स डिस्कस की कि डेरिवेटिव्स असल में इस्तेमाल कहाँ होते हैं। अब हम इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मैथमेटिक्स क्या कहता है कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी ये अभी हमने डिस्कस करना है। तो अब ये जो फॉर्मल डेफिनेशन होगी ये प्योर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में होगी। तो अब एक दफा मैं इसको लिख लेता हूँ फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और वो फंक्शन कौन सा होता है, हमने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। क्योंकि हमने इससे पहले यही पढ़ा है, हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होते हैं और उनमें जो वेरिएबल होता है वो हमारा एक्स होता है। तो वेरिएबल एक्स इज द फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ मैंने एफ का डैश लिखा हुआ है।
ओके जी। तो ये एक डेफिनेशन हमने लिखी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डेरिवेटिव क्या है जी? वो कहते हैं जी डेरिवेटिव असल में क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का असल में हम डेरिवेटिव सबसे पहले तो फाइंड करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं, हम उनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और ये जो फंक्शन है ये किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट होते हैं? एक्स, जिस तरह हमने पहले पढ़ा। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा जो हमारा फंक्शन है वो वेरिएबल एक्स का ही हो। जिस तरह अगर आपको याद हो तो जो पिछली हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी, तो उसमें से कुछ ऐसे फंक्शंस थे जिनका वेरिएबल एस था, और इसी तरह कुछ और क्वेश्चन थे जिसमें वेरिएबल टी था, किसी में वेरिएबल कुछ एच हो सकता है। तो ये जो वेरिएबल है इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा होता, बस हमने ये देखना होता है कि हमारी इक्वेशन क्या बनती है और उसमें हमारा वेरिएबल है कौन सा। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमें ये पता हो कि हमारा जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमें वो ये कह रहा है कि भाई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स का वेरिएबल है, इसका एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव असल में क्या होता है? ये भी असल में एक और फंक्शन होता है। उस फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये जो लिखा हुआ है ये असल में हमें ये बता रहा है कि भाई एफ डैश ऑफ एक्स इज बेसिकली इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये असल में डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का। अब इसको मैथमेटिकली उसने ये लिखा, ये मैथमेटिकली डेफिनेशन, इस फार्मूला को नॉर्मली हम बाय डेफिनेशन बोलते हैं कि इसको हम ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, ये इस फार्मूला का नाम है। तो ये नाम उन लोगों ने रखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें कह रहा है जी किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव क्या है? ये एक्चुअली इक्वल होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो और एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसमें से माइनस कर दें हम एफ ऑफ एक्स और डिवाइड कर दें एच से, तो ये हमारी असल में लिमिट होती है और ये हमारा असल में डेरिवेटिव निकल आता है। अब जिस तरह आपने वो देखा होगा कि जब हम वो कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज, जिस तरह हमने डेल्टा एक्स कहा, तो डेल्टा एक्स का असल में क्या मतलब होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन। इसका मतलब होता है कि ये जो एक्स टू होता है ये कोई फाइनल वैल्यू होती है और एक्स वन जो हमारी ये फाइनल वैल्यू है, और ये जो एक्स वन है ये हमारी कोई इनिशियल वैल्यू है। तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम इन दोनों का चेंज पता कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो तो असल में ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई ऐसा फंक्शन जो थोड़े से चेंज होने के बाद या फाइनल वैल्यू क्या होगी। अब इसमें जो एच है वो असल में फाइनल वैल्यू, तो एक्स में प्लस एच किया तो एक फाइनल वैल्यू है, उसमें से माइनस आपने इनिशियल वैल्यू कर दी और उसको डिवाइड कर दिया एच से, रेट ऑफ चेंज से, जितना रेट ऑफ चेंज आप चाहते हैं एच से डिवाइड कर दिया तो हमारा ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इस फार्मूले का हम काफी इस्तेमाल करेंगे और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वो इसी फार्मूले से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इस फार्मूले का आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। सर एच का बता दें। एच असल में वो जिस तरह हम कह रहे थे ना कि डेल्टा, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हमारा पिछला केस था, ये जो जब हमने एग्जांपल देखी थी तो इसमें हमने कहा था कि डेल्टा टी असल में क्या है? चेंज, थोड़ा सा चेंज। तो एच असल में वो डेल्टा टी समझे आप कि एच इज बेसिकली स्मॉल चेंज। वो स्मॉल चेंज तो ये कितना है? डिवाइड में क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये नीचे जो डिवाइड किया इसमें क्या लिखा है ये एच है, फार्मूले में? यस सर, ये एच है, ठीक है सर। एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो
और ऊपर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये जो एच है ये असल में हमारा वो छोटा सा चेंज है जिसकी बेस पे हम किसी का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। सर आपकी आवाज कट गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये जो चेंज है, जी जो एच है ये इसमें हमारा चेंज, वो चेंज है जिसकी बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, रेट ऑफ चेंज कितना होगा। अब जाहिर है रेट ऑफ चेंज के लिए ऊपर भी चेंज चाहिए और यहाँ नीचे भी तो चेंज चाहिए कि थोड़ा सा टाइम हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी ये वाली एग्जांपल थी, तो हम इसमें ये कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा तो इसमें हम ये कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा टाइम में चेंज आए और थोड़ा सा डिस्टेंस में चेंज आए तो असल में रेट क्या बनता है, रेशो क्या बनती है। तो यही चीज हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये कितना, कि ये जो डेल्टा एक्स है ये कितना चेंज है। इसको उसने डेल्टा टी जो यहाँ डेल्टा टी इस्तेमाल हो रहा है, इस फार्मूले में उसने डेल्टा टी कहने की बजाय उसको सिर्फ एच कह दिया। तो एच मीन्स स्मॉल चेंज। अब वो चेंज कितना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और ये नॉर्मली जो लिमिट के जो बाय डेफिनेशन जो फार्मूला है वो ये कहता है कि ये जो स्मॉल चेंज है वो असल में एच जो है वो अप्रोच कर रहा होगा जीरो को। तो ये इतनी चीज यानी कि आपने इतना एच कम लेना है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, वो जीरो तो ना हो लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा हो। तो अगर आप इतनी छोटी वैल्यू लें और उस पे आप ये इनका चेंज पता करना चाहें, ये जो दो फंक्शंस हैं एफ एच एक्स प्लस एच वाला और सिंपल एफ ऑफ एक्स वाला, इन दोनों का अगर आप चेंज देखें इतने थोड़े से इंटरवल के अंदर, तो आपको इसका डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि डेरिवेटिव क्या होता है, कि डेरिवेटिव असल में क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज का पता करना। ठीक है जी, आई रिपीट के डेरिवेटिव असल में क्या होता है, किसी भी चीज में रेट ऑफ चेंज का, कि ये हमारे पास कोई चीज थी, कोई एफ ऑफ एक्स कोई चीज थी, कोई क्वांटिटी थी। तो इस क्वांटिटी में अगर हमें रेट ऑफ चेंज पता करना हो तो हम असल में क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे। इस एफ ऑफ एक्स में रेट ऑफ चेंज का पता करना हो तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अब ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज है डिफरेंशिएशन। ये जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन है। ठीक है जी। एक तो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं, रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए। डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं, रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए। और डेरिवेटिव लेने के इस तरीके को, डेरिवेटिव लेने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फिर डेरिवेटिव लेने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। वो सारे के सारे वो रूल्स, जिन रूल्स को यूज करते हुए हम डेरिवेटिव लेंगे, उन सब पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस इज डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया। अब जो डिफरेंशिएशन होती है, इसको इसके कुछ सिंबल्स होते हैं। तो
यानी कि उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, वो डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं सारे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज आपको नजर आए तो आपको फौरन पता चल जाए कि इसका मतलब है कि मुझे डेरिवेटिव लेना है या मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। फॉर डिफरेंशिएशन वी यूज द नोटेशन। अब कौन कौन सी नोटेशन हम यूज करते हैं? सबसे पहली नोटेशन हमने जो पहले देखी है वो है कि एफ ऑफ एक्स का आप ऊपर डैश लगा दें तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव है। इसी तरह अगर मैं y लिखूं और y के ऊपर डैश लगा दूं तो इसका मतलब है कि ये y का डेरिवेटिव, और हमें पता है कि y इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसी तरह इसी चीज को लिखने का एक और तरीका भी होता है कि d बाय डी एक्स, और जहां f लिख दें। ठीक हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि d बाय डी एक्स लिखें और जहां f ऑफ एक्स लिख दें। तो एफ ऑफ एक्स लिख के पीछे d बाय डी एक्स लिख दें, या सिंपल f लिख दें कि ये फंक्शन है और ये d बाय एक्स से आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। और एक तरीका, आखिरी जो तरीका है वो है कि हम यहाँ डी एक्स लिख दें और फिर एफ ऑफ एक्स लिख दें। ठीक है, तो अब ये कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये जो पांचों आपको चीजें नजर आ रही हैं ये सारी इक्वल हैं, और इन सब का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। इसको बल्कि मैं कहता हूं सिंबल्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव लेने के या डिफरेंशिएशन के या डेरिवेटिव्स के ये सिंबल्स हैं। इनमें से कुछ भी लिखा होगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मुझे असल में क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो अब इसमें ये जो चीजें हैं द सिंबल्स, इसमें ये जो है एक सिंबल हमने यूज किया और ये हमने यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, ये वाला सिंबल, और ये वाला जो सिंबल है ये वाला, ये डी indicate the operation of differentiation। वो कह रहा है कि ये जो डी एक्स, डी बाई डी एक्स और डी, ये जो सिंबल्स हैं ये असल में डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह हमने मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना कि प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो ये क्या है? दीज आर सिंबल्स। और ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये असल में दे आर ऑपरेटर्स। तो हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर ऑपरेटर्स। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी खास चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, खास काम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास डी बाई डी एक्स और डी, ये ऐसे सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स असल में ऑपरेटर्स हैं, और ये ऑपरेटर किस चीज के हैं? डिफरेंशिएशन के। इसलिए दे आर नोन एज इनको हम क्या कहते हैं? दे आर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स। तो इसलिए हम इन सिंबल्स को क्या कहते हैं? कि दे आर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स। ठीक है जी। तो इसमें अगर किसी को कोई चीज ना समझ आई तो बता दें। सर तीसरा पॉइंट ये समझा दो। हाँ जी, तो इसमें जो है इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी मैं ये कह रहा था कि जिस तरह ये 5 चीजें मैंने लिखी, तो इन पांचों चीजों का यही मतलब है कि हमने डेरिवेटिव लेना है किसी फंक्शन का। ठीक है, अब इसमें अगर देखें ये एफ ऑफ एक्स, वैसे ही उसके ऊपर डैश लगा दे तब भी यही मतलब है, वाई पे डैश लगा दें तब भी यही मतलब है। ये कुछ इसके साथ एक्स्ट्रा आ गया, ये डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, ये डी एक्स लिखा हुआ है। तो ये असल में यही बता रहे हैं, ये ऑपरेटर्स हैं। तो ये वो ऑपरेटर्स हैं, ये जो असल में सिंबल्स मैंने ये लिखे, ये दो सिंबल असल में ये ऑपरेटर्स हैं। और ये ऑपरेटर्स किस चीज के हैं? ये डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर्स। इसलिए इन दोनों को, ये जो दोनों हैं, इनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स। कि डी बाई डी एक्स लिखा हो या डी लिखा हो, तो हम इनको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स। तो हम ज्यादातर जो अपने क्वेश्चन में आपको नजर आएगी वो डी बाई डी एक्स ज्यादातर नजर आएगी, या कहीं हम एफ डैश ऑफ एक्स यूज करेंगे। तो ज्यादातर चूंकि मैथमेटिक्स में और आम जिंदगी में भी जहाँ डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, तो हम यही सिंबल्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज्यादातर आपको डी बाई डी एक्स नजर आएगा, या कहीं वाई डैश नजर आ जाएगा, या एफ ऑफ एक्स डैश नजर आ जाएगा। तो ज्यादातर आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी सबको? जी सर। यस सर, हो गई। गुड हो गया। अच्छा, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, और उस एग्जांपल में जाहिर है फिर हमें फार्मूला एक चाहिए होगा। फार्मूला हमने पहले पढ़ा है, तो उस फार्मूले को हम इस्तेमाल कर लेंगे। वो एग्जांपल ये है कि भाई आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें। ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है जी। तो उसने हमें कहा कि ये एक फंक्शन है, इसको आप डेरिवेट करें। तो अब इसके लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत है। तो फार्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमने पहले लिखा हुआ है, इससे पहले हमने वो देखा भी था कि वो फार्मूला क्या था। कि असल में एफ ऑफ एक्स जो डैश है, ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये फार्मूला था, ये हमने पढ़ा था, जो कि असल में एक्चुअल डेफिनेशन है उसकी डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव्स की। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें दो टर्म्स है, एक इस फार्मूले में एक ये टर्म है और एक आपको ये नजर आ रही है। जो सेकंड टर्म है वो तो एफ ऑफ एक्स है और वो हमें ये गिवन है, और जो दूसरी जो पहली टर्म है वो है एक्स प्लस एच, वो हमें इससे कैलकुलेट करनी है, फिर इसमें से ये माइनस करना और डिवाइडेड बाई एच कर देना और उस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो अब मैं क्या करता हूं, हम इसको अपनी आसानी के लिए, चूंकि हम इसको बड़े स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें चाहिए एफ ऑफ एक्स, वो हमें पता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें जहां जहां एक्स है, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है उस जगह हम लिख देंगे एक्स प्लस एच। आई रिपीट, इस एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लिख देंगे एक्स प्लस एच। अब जिस तरह ये एफ ऑफ एक्स है इसमें एक्स है, तो हमने लिख दिया एक्स प्लस एच। इसी तरह ये एक्स है ऊपर,
तो हम यहाँ भी लिख देंगे x प्लस एच और नीचे यहाँ लिख देंगे x प्लस एच माइनस 1। ये पॉइंट सबको समझ आ गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एच की क्यों लिखे क्या कह रहे हैं? एच क्यों लिखे एच क्यों लिख रहे हैं? सर एक बार फार्मूला रिपोर्ट फार्मूला असल में ये देखो ना अच्छा लिसन मेरी सुन। इसमें देखें ये फार्मूला है। ये फार्मूला में क्या कहता है कि ये बाय डेफिनेशन फार्मूला है कि जब भी आपने डेरिवेटिव लेना होगा और ये फार्मूला अप्लाई करना होगा तो आपको क्या करना है, x प्लस एच, ये असल में x में थोड़ी सी चेंज, h असल में चेंज है, कितनी चेंज है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो x प्लस एच ये कैलकुलेट करें, उसमें से माइनस कर दें एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास हमेशा रिजल्ट आ जाए। अली अब आपको समझ आई? आप माइक ऑन कर सकते हैं। ओके सर। सर हम हर केयर में क्वेश्चन में ये एफ एक्स प्लस एच को ही लेंगे। जी 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 जी, क्योंकि फार्मूला ही है ना, फार्मूला हमें बाय डेफिनेशन, जिस बंदे ने ये इजाद की थी डेरिवेटिव, उसने इजाद ही ऐसे किया, तो उसने इसमें एच लिखा था, तो हम भी एच ही लिखेंगे। तो अब अगर वो कोई और चीज लिख देता तो फिर हम वो लिख देते। सर लिमिट चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पे एच अप्रोचेस टू 0 है। अगर आप ये एच की जगह कोई और सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो फिर यहाँ लिमिट एच भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कल को कहते हैं, अब ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, हो सकता है ये आप कहें ना, अब आप ये कहें कि भाई आज के बाद मैं फार्मूला ऐसे लिखूंगा, आप कौन सा सिंबल यूज करना चाहते हैं? आप कहते हैं जी जी ए कर लेते ए कर लेते हैं। आप कहते हैं जी एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए, और लिमिट भी जो है वो अप्रोचेस टू ए अप्रोचेस टू 0। अब इन दोनों फार्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें लग तो रहा है कि इसमें ए का डिफरेंस, इसमें ए है इसमें एच है, लेकिन एक्चुअली इस ए और एच से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स वेरिएबल कौन सा है? एक्स है, ये वही है। ए तो जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये तो जस्ट एक चेंज होगा कि जो जिस चेंज को आपने कभी डेल्टा टी कह दिया था, फिर थोड़ी देर बाद आपने एच कह दिया था, अब आपने उसको ए कह दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे कोई और खास सर फर्क ये जो नहीं पड़ रहा। ए अप्रोचेस टू 0 है, ये भी मतलब ए अप्रोचेस टू कोई और नंबर आ सकता है 0 की नहीं, जगह? ये कोई और नंबर नहीं आ सकता। ठीक है सर। हाँ, ये अगर आपने बदल दिया ना तो फिर ये डेरिवेटिव नहीं रहा, ये फिर कुछ और ही बला बन जाएगी। ठीक है सर। ये अप्रोचेस तो हमेशा 0 होगा। अच्छा, अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ओके जी, तो हमने एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था, तो हमने उससे ये निकाल लिया कि जहां जहां एक्स था वहां वहां हमने एक्स प्लस एच लिख दिया। तो अब ये दो चीजें हमारे पास आ गई, इन दोनों चीजों को हम अपने इस फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? अब एफ डैश ऑफ एक्स असल में हमारे पास क्या बनेगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और अब यहाँ जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, इसकी जगह मैं ये पूरा लिख दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा x प्लस एच बन जाएगा, और x प्लस एच माइनस 1 बन जाएगा, और यहाँ माइनस आया ये माइनस यही वाला फार्मूला वाला माइनस, और फिर मेरे पास f ऑफ x है, तो मैं f ऑफ x की यहाँ वैल्यू लिख दूँ x माइनस 1। ठीक है जी, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने f ऑफ x प्लस एच की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और f ऑफ x की जगह मैंने सिंपल ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और इसका होल डिवाइडेड बाई ये, चूंकि h ही आना है तो ये मैंने h लिख दिया।
सही है जी, ये बात सबको समझ आ गई है? नहीं सर, ये नहीं आई समझ। आ गई है सर। सर इसको दोबारा रिपीट करें सर। ये देखिए ना कि मेरे पास फंक्शन ये होना क्या चाहिए था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये इसके ऊपर यही है ना, ये वाला अगर आप पोर्शन देखें तो ये यही बनता है, ये वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने ये अलग से कैलकुलेट किया हुआ था, ये वाला। ये अलग से हमें गिवन था, ये वाला। ठीक है ना, ये किधर है, ये वाला है। अब इसमें करना क्या है, ये लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह मैंने ये वाला जो कैलकुलेट किया था ये मैंने वैल्यू लिखी, माइनस लिखा। अच्छा, ये चीज यहां आ गई, ये जो माइनस लिखा है ये माइनस इसका इधर माइनस एज इट इज आ गया, और इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर हुआ? डिवाइडेड बाय एच भी कर रहे सर। जी, डिवाइडेड बाई एच, ये चूंकि ये फार्मूला है ना, मुझे इसमें ये पूरा फार्मूला, सर हो गया क्लियर। ये पूरा फार्मूला ठीक है लिखना है, इस सर। फार्मूले में मुझे एच फिर अपना लिखना है। क्लियर होगी बात? यस सर। चले, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा हमें वो लगेगा। तो अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये जो डिवाइडेड बाई एच है इसको मैं अलग से ही 1/h लिख लूं, ऐसे करके। और बाकी मेरा ये x प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 ये एज इट इज आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये ऐसे आ गया। अब ये 1/h है, इसको तो मुझे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो पोर्शन है मुझे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो इसलिए अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं इस पोर्शन का एलसीएम ले लूंगा। ठीक है जी, तो मैं एलसीएम ले लूंगा इस पोर्शन का। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये तो एज इट इज 1/h आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये आप मेरे पास x प्लस एच माइनस 1, तो एलसीएम ये आ जाएगा मेरा, ये वाला, ये एलसीएम आ गया। और जब मैंने इस एलसीएम को अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, x प्लस एच इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, बल्कि मैं साथ आपको ये बता दूं, फर्ज करें ये a डिवाइडेड बाई b हो और माइनस c डिवाइडेड बाय d हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा आता है ए डी माइनस बी सी सी डी ओवर बी डी। और बी डी। बी डी। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो अगर ये हमारा क्या बन सकता है, ये हमारा ए हो सकता है, ये नीचे वाला बी होगा, ये हमारा सी होगा और ये हमारा डी होगा। तो अब अगर ए और डी आ जाए तो ए और डी क्या है, ए एक्स प्लस एच है और डी है एक्स माइनस 1। ठीक है जी, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस, और माइनस के बाद हमारा आएगा बी सी या सी बी, कुछ भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी मैंने लिखा है एक्स, और बी क्या है, बी हमारा ये वाला है एक्स प्लस 1, एक्स एक्स प्लस एच माइनस 1, ये आ गया। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी? जी सर। ओके, तो हमने यहाँ तक ये देखा कि हमने इस सिंपल, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी या जो हमारे पास एक छोटी सी क्वेश्चन बन रही थी, हमने उनका एलसीएम लिया और ये इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अब हम इसको मजीद आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या बनता है। तो इसको इधर ही सामने रखते हुए तो हम इसको देखते हैं, हम इसको एज इट इज लिख देते हैं सबसे पहले। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h
और अब हमारे पास जो चीज बनेगी वो क्या है, दिस इज x प्लस एच और x माइनस वन। इसको हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो x का स्क्वायर आएगा, मुझे लगता है कि मेरा पेन जो है वो, एंड फिर माइनस x। आपको पेन सही नजर आ रहा है? तो मेरा पेन खत्म हो गया। नहीं सर, नजर नहीं आ रहा है। चले ठीक है। अच्छा, मैं इस वैल्यू को ना दोबारा लिख लेता हूँ ताकि हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना आसान हो। x प्लस एच इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन, और ये होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच, ये माइनस वन है और ये एक्स माइनस वन। ओके जी, तो अब हम इसको लिखते हैं एच जीरो वन बाई एच। अच्छा, अब देखें, ये मैं क्या करूंगा, मैं इस x को, अब हमें, आपको ये पता है ना कि जब इस तरह हमारे पास वैल्यूज आ जाएं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें जो पहला x होगा, इस x को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये वाला x हम इस माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। फिर हम इस h को बाकियों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस एच एक्स आ जाएगा। ये h जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एच आ जाएगा। ये सबको समझ आई कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके कैसे आ गए? आ गई सर। अगर आ गई तो उसके बाद हम अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ये x है तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये एच एक्स बन जाएगा, और ये माइनस, जब माइनस एक्स जो है वो माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव एक्स बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय एज इट इज, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ताकि ये ऐसे ही लिखा रहे। अच्छा, अब इसमें अगर आप कुछ चीजें देखें तो वो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को मैं माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकता हूँ। ये जो एच एक्स है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई वैल्यू कैंसिल हो सकती है प्लस एक्स माइनस एक्स सर। जी। ये जो x है और माइनस एक्स, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, माइनस एच सिर्फ रह जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो वन बाई एच, और हमारे पास बचेगा माइनस एच एंड x प्लस एच माइनस वन और x माइनस वन। अब कोई चीज मजीद कैंसिल हो सकती है? क्या ख्याल है आपका? क्या अगर ये एच इस तरफ लेके आए तो फिर हो सकता। अब ये देखे ना, ये एच है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो क्या ये एच इस यस एच से डिवाइड हो, सॉरी कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते यस। हैं। तो इसका मतलब एट द एंड हमारे पास जो चीज बचेगी वो क्या है जी, लिमिट जीरो, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास क्या बचा, ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस साइन हमारे पास आएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या है जी, एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास असल में बचेगा आंसर जब हमने इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया था। ठीक है जी, तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है। ठीक है, अब लिमिट हमने जिस तरह पिछली एक्सरसाइज जब की थी तो उसमें देखा था कि लिमिट हम सिंपली क्या करेंगे, हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये सिंपली जहां जहां h है वहां वहां मैं जीरो पुट कर दूंगा। ये ऊपर तो माइनस वन आ गया, और नीचे जनाब x प्लस जीरो माइनस वन एंड x माइनस वन। ठीक है, तो मेरे पास आंसर में क्या आया, माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन
इंटू एक्स माइनस। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो x माइनस वन 2 दफा आ रहा है तो इसको हम स्क्वायर कर लें, ऐसे लिख लें, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सर स्क्रीन नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है सर। आपको पिन करनी पड़ेगी माइक ऑफ कर दो ना यार सारे अपने। मैं सबको माइक ऑफ कर देता हूँ। ओके जी, तो अब जिस तरह ये x माइनस वन 2 दफा लिखा था तो मैंने उसका स्क्वायर लिख दिया, तो असल में ये अब हमारा आंसर हुआ। तो अब इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे? ये असल में हमारा क्या निकला है, ये हमारा वो इनिशियल डेरिवेटिव था जो हमने यहाँ से शुरू किया था। तो एट द एंड जब हम चीजों को लिखेंगे तो हम बड़े अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि भाई एफ ऑफ एक्स का डैश दिस इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो ये असल में हमारा आंसर बनेगा और इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक हो गया? इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेगी। आंसर में ये h अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखेंगे? देखिए ना, h यहाँ तक हम h को लेके आ रहे थे और फिर साथ ही हमने क्या किया, हमने कहा अब लिमिट पुट कर दी, h की वैल्यू पुट कर दी तो h यहाँ 0 आ गया। तो बस अब जो कुछ बचेगा वो हमारा x बचेगा। और ये जो कुछ आया है ये असल में वो डेरिवेटिव है जो हमने कहानी यहाँ से स्टार्ट की। हमने ये जो सर ये जो फॉर्मूला बनेगा, सर ये जो फॉर्मूला बनेगा अलजेब्रिक फार्मूला, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर नहीं होगा? क्योंकि ये अगर होल में करेंगे तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab। कैसे? तो सर ये बेसिकली जो x प्लस वन और x माइनस वन है ना, यहाँ पे हमारे पास x माइनस, यहाँ पे सर ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ठीक है सर, ये दोनों माइनस है। ठीक है सर, सॉरी जी। और कोई क्वेश्चन? आ गई सर, समझ आ गई, गुड, आ गई समझ, बहुत अच्छा। इजी है ना, कोई मुश्किल वो पीछे वाला पेज कीजिएगा जरा, प्रीवियस पेज दिखाना जरा। जी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है सर। आप साथ साथ लिख रहे होते हैं या नहीं लिख रहे? अगला पेज ये ले। बताइए सर फर्स्ट पेज जो कह रहा मैं आपको शुरू में लिखा। जी फर्स्ट पेज, वो डेरिवेटिव वाला बोल रहा है। ठीक है अली, आगे चलें। वो आपने जो डेरिवेशन जो डेफिनेशन लिखी हुई थी और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो वाला पेज में था। तो हमने ये असल में कहा था कि ये वेलोसिटी जो असल में होती है वो रेट ऑफ चेंज होता है डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू। सर ये माइक तो आप लेना तो ले लिए, थैंक यू सर। क्या हुआ? अरे स्क्रीनशॉट लेने की सर मैंने ले लिए, थैंक यू। चलें, वैसे तो पिक्चर की इतनी टेंशन नहीं है, वो तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी और अगर आप कहेंगे तो मैं इन पेजेस की पीडीएफ बनाकर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो तो कोई मसला नहीं है। चलिए ये अच्छा हो गया थोड़ा। ओके, तो ये चीजें आई होप आपको समझ आ गई हैं। अब हम इससे एक और नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगी, बस ताकि चीजें जो हैं वो पक्की हो जाए। तो एग्जाम्पल 2 लेट्स से इसे कह लेते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि फाइंड
डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करें तो पिछली एक्सरसाइज में उसने हमें जो फंक्शन दिया था वो किस फॉर्म में दिया था, वो उसने हमें एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया था। और हमें ये पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो असल में y की इक्वल भी इसको लिख सकते हैं। तो इन दो एग्जांपल से एक तो हमें ये आइडिया होगा कि हमारा फंक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है और फंक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इस केस में उसने हमें ऐसे दिया है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहला जो चीज है इसमें उसने हमें ये कहा है, अब असल में इसके दो पार्ट्स हैं, तो अभी मैं आपको यही बताता हूँ कि ये हमारा असल में पार्ट 1 है, पार्ट ए कह देते हैं इसको। तो पार्ट ए में हमें वो ये कह रहा है कि पहले तो आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, उसके बाद हम देखते हैं कि अगले पार्ट में हमने क्या करना है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो नहीं शो हो रही, प्लीज वो आपको सबकी जहां वीडियोस नजर आ रही है ना उसमें से आप मेरी वीडियो पे क्लिक करें और फिर उसको पिन कर लें, क्योंकि जब तक आप पिन नहीं करेंगे तो बार बार मेरी वीडियो आपको नजर नहीं आएगी। ये थोड़ा सा आप प्लीज इसको कर लें ताकि मसले ना आए। ओके जी, अब सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक फंक्शन तो लिख लिया था और मैं वो डेफिनेशन दोबारा लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने कैसी चीजें करनी है। डेफिनेशन क्या थी कि एफ ऑफ डैश एक्स असल में किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो ये वो डेफिनेशन है। तो अब हमें इसी डेफिनेशन के तहत अपने इस एग्जांपल को भी सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे एफ ऑफ एक्स का, एक्स को और एक्स प्लस एच को। और हमें ये पता है कि हमारा जो y होता है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमें कैलकुलेट करना है हमारे इस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये कैलकुलेट करना है। अब हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला है अंडर रूट एक्स। तो हमने क्या कहा था कि भाई जहां x आएगा x की जगह हम सिंपल x प्लस एच पुट कर देंगे। तो हमारे इस केस में भी जब हम x की जगह x प्लस एच पुट कर दें तो ये होल अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह एक तो ये हुआ कि हमने एफ ऑफ एक्स हमारे पास पहले ही गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं और इसको इस फार्मूले में पुट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स के डेरिवेटिव ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू 0 और फिर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, वो हमारे पास एक्स प्लस एच अंडर रूट आ गई, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स और माइनस हमारे केस में एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया एंड डिवाइड बाई एच। यहां तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दो। नो सर नहीं सर समझ आई है, ये रिपीट कर दें आप काइंडली। आ गई है सर। एक बंदा कह रहा है कि रिपीट कर दे, तो हमने असल में क्या सर किया, ये तो समझिए पिछला जो था वो थोड़ा दिखा दे। पिछला पिछला कहाँ से देखें, ये वाला? अच्छा, मैं इनके ना आपको यार ये स्क्रीनशॉट्स पिक्चर मत दिया करे ना मड़ा। ये मैं इसको ना आपके स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, इसमें आप टेंशन ना लें। तो अगर आपको पिछली चीज का पिक्चर चाहिए या स्क्रीनशॉट लेना तो लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको चीजें भेज दिया करूंगा। अच्छा, इसमें देखें हमने ये फार्मूला लिखा था कि इस फार्मूले के मुताबिक हमें डेरिवेटिव लेना होगा। तो अब इस फार्मूले ने हमें बताया कि भाई एक एफ ऑफ एक्स प्लस एच होना चाहिए और एक एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। इसके मुताबिक हमें एक चीज गिवन है जो कि एफ ऑफ एक्स है, जो कि वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, ये गिवन है।
हमें दूसरी फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, इसी फंक्शन के अंदर हमने इसको, अगर आप ऐसे लिख ले तो आपके लिए शायद थोड़ी सी तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो ये आपके लिए आसानी होगी। फिर मैं जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच लिख दूंगा, तो ये टर्म बन गई, और राइट हैंड साइड जो है वो एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ गया, तो ये टर्म बन गई। अब ये जो दोनों मेरे पास वैल्यूज या जो दोनों फंक्शंस आ गए हैं, इनको मैं जहां पुट कर दूंगा, वो पुट करने से क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स, ताकि ये डेरिवेटिव लिखा जाए। फिर लिमिट अप्रोचेस टू, लिमिट जो है वो एच अप्रोचेस टू 0 लिखा, और फिर ये जो ऊपर पोर्शन है उसमें मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये पुट कर दी जो कि ये बन रही है, और माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो कि ये बन रही है, एंड डिवाइडेड बाय एच लिख दिया। तो इस तरह मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसमें अगर आप देखें तो क्या हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें एच की, एच अगर मैं 0 पुट करूं तो क्या ख्याल है, ये 0 हो जाएगा, ये नीचे अंडर सॉरी डिवीजन के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है ये 0 हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होने का खतरा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि जब इस तरह के आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो आप क्या करें, आप इसको रैशनलाइज करें। जी, किसी का क्वेश्चन है कोई? ये तसव्वुर का शायद उसने हैंड रेज किया हुआ है। नो सर। चलें आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब इसमें अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये नीचे 0 आ जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, तो ये तो मसला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, कि मैं इसको रैशनलाइज करूंगा ताकि ये मजीद सिंपल हो जाए, किसी तरह ये h नीचे डिवीजन से खत्म हो जाए, ताकि जब मैं h की वैल्यू 0 पुट करूं तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको यूं लिख देता हूँ कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ x प्लस एच माइनस h। और रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, जिस तरह हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि अगर आपको याद हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने इस फंक्शन को, ये जो ऊपर वाला है, ये इस फॉर्म में ले आए और ये स्केयर की फॉर्म में हो जाए ताकि ये अंडर रूट खत्म हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, तो इस पोर्शन को मैंने a कहा, x प्लस एच, ये मेरा a हुआ। अब हमारे इस केस में ये माइनस एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, तो मुझे ये पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने प्लस अंडर रूट एक्स लिख दिया, ये हो गया। तो जो जिस चीज से मैं, अब मैंने चूंकि इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स से, इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे इसे डिवाइड भी करना होगा ताकि फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अब इन दोनों पर, ये जो ऊपर वाले न्यूमरेटर में है ये दोनों पोर्शंस, इन पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा x प्लस एच अंडर रूट का स्क्वायर, और ये माइनस फार्मूले के मुताबिक, और अंडर रूट एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारा आ जाएगा h इंटू एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है जी। अब इसमें सिंपली क्या हो सकता है, मैं ये जो स्क्वायर्स हैं इनको अंडर रूट के साथ कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस एच माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर भी इसके साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर भी कैंसिल, ये ऐसे आ गए, तो मेरे पास h इंटू एक्स प्लस एच प्लस एक्स, ये आ गया। इसमें x जो है वो x के साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो अगर यहाँ मैं एक छोटा सा फाइनल वर्जन लिखूं तो फाइनल वर्जन तो नहीं होगा ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ ऊपर h आ जाएगा और नीचे भी h इंटू एक्स प्लस h प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है जी। अब इसमें अगर देखें तो इसमें जो h है ये ऊपर वाला h नीचे वाले h से कैंसिल हो सकता है, तो मेरे पास जो फाइनलाइज्ड वर्जन बनेगा इस चीज का तो वो क्या बनेगी, तो बल्कि मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूँ ताकि हमें आसानी हो। तो मेरा असल में ये क्या बना, ये असल में मेरा एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल था, ये अगर आप हम सामने रख लें तो हमें ज्यादा इजी होगा। तो ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर क्या आ रहा था, ये वाली, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारी बन रही थी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ऊपर 1 बच गया और नीचे x प्लस h एंड प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये मेरे पास आंसर आया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब चूंकि ये रैशनलाइज हो चुके हैं, अब नीचे वो जो h था वो खत्म हो गया है, क्योंकि अगर हम जीरो की अब h की वैल्यू 0 अगर पुट भी करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अंडर रूट के सॉरी डिवीजन के नीचे 0 नहीं आएगी तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए हम सिंपली अब क्या करेंगे, हम h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो अब अगर h की वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है कि अप्लाई लिमिट, तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगी, तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या बनेगा, वो समय 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो हमारा f ऑफ डैश ऑफ x क्या आएगा, अब इसका आंसर क्या होगा 1/2 ऑफ x। तो हमारा जो पार्ट 1 था, जो पार्ट ए था इस क्वेश्चन का, जिसमें उसने हमें कहा था कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, तो ये जो फंक्शन अब हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो इसका जो डेरिवेटिव है पूरा प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद जो डेरिवेटिव आया वो है 1/2 अंडर रूट। अब इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। नो सर, बहुत अच्छी समझ आई। अच्छा, ये तो था पार्ट 1। जी स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मतलब, ताकि मैं पार्ट 2 पे फिर आराम से जाऊं। ठीक है सर, ये आ गया समझ। आ गए सर समझ। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसका जो पार्ट बी है वो अब हमें पता करना है। पार्ट बी इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस के उसमें कुछ चीजें हम बहुत पुरानी जो आपने पढ़ी है वो इस्तेमाल करनी होगी और कुछ नई चीजें होंगी। सर ये अभी जो आपने एग्जांपल किए ये 2.2 में कौन सा एग्जांपल है? ये चैप्टर 3 की, ये असल में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा चैप्टर 3 की शुरू में ही है, एग्जांपल नंबर 2 है। जो आपका बुक है, आपकी बुक में ये एक्सरसाइज ये सेम एग्जांपल किसी और फार्मूले से उसने सॉल्व की हुई है, वो थोड़ा सा मुश्किल था तो इसलिए मैंने इसको आसान तरीके से सॉल्व किया है, तो आंसर दोनों का सेम आता है। ठीक सर चैप्टर 2 और नहीं पढ़ेंगे हम, बस यही तक। चैप्टर 2 हम मजीद आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बस। जी उसकी एक ही एक्सरसाइज काफी है, क्योंकि उसमें लिमिट काफी डेप्थ में चीजें चली जाती हैं, वो हमें सारी नहीं चाहिए होती, तो इसलिए फिलहाल हम वहां से थैंक यू सर। तो सारी एक्सरसाइज आज ही पढ़ा देनी है? नहीं, अभी तो हमने एक्सरसाइज शुरू नहीं की, अभी तो हम दूसरी एग्जांपल है और उसका पार्ट बी हम शुरू कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर जिस तरह हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1 सॉल्व की है और ये 2 जो सॉल्व कर रहे हैं,
ये दोनों जब आप सॉल्व कर चुके होंगे तो आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के काबिल होंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है। और उसके भी कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे अगर सॉल्व करने हुए, वरना ये भी हो सकता है कि मैं उसकी एक्सरसाइज की अलग से एक वीडियो बना दूं जो आपके साथ बाद में शेयर कर दूं। तो जैसे सीआर कहेगा हम वैसे कर लेंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा पार्ट 1 था ना, तो अभी हम पार्ट बी को जरा सॉल्व कर लेते हैं कि पार्ट बी क्या है। तो सबसे पहले तो हम पार्ट बी का क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको आपने बड़े ध्यान से चीजें समझनी है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके जी, अब ये क्वेश्चन हम जरा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। हमने ये डेरिवेटिव वगैरह निकाल लिया हुआ था, और अब हमें ये कह रहा है कि भाई फाइंड करें एक टेंजेंट लाइन टू द कर्व वाई। अच्छा, कर्व का क्या मतलब है कि एक फंक्शन है। असल में y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये एक फंक्शन है और इसका कोई ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ को ये क्या कह रहा है, कर्व कह रहा है। तो कर्व इज एक्चुअली क्या होती है, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ होता है। और ये कह रहा है कि ये जैसा भी ग्राफ है, इस ग्राफ को कोई एक टेंजेंट लाइन है जो इस पर, इसके बारे में या इस पर, या हमारी इस कर्व को वो किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, जिसको हम टेंजेंट लाइन नॉर्मली कह रहे होते हैं। तो आपने वो टेंजेंट लाइन पता करनी है जो आपके इस फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स को एक पॉइंट पे टच कर रही हो। और वो पॉइंट उसने बता दिया कि x वो 4 है, कि जब x की वैल्यू 4 हो, ठीक है, और फंक्शन ये हो, तो वो कौन सी टेंजेंट लाइन होगी जो हमारी इस कर्व को टच करेगी। तो अब उसके लिए जरूरी क्या है कि हमें, तो असल में उसने हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने को कहा है। और वो लाइन की इक्वेशन क्या है, वो लाइन किसको टच कर रही है, हमारे ग्राफ को। वो ग्राफ कौन सा है, वो ये वाला है। ये बात आपको समझ आई, क्वेश्चन समझ आया आपको? आ गया सर। आई रिपीट, वो कहता है जी ये कोई ग्राफ होगा, वो कहता है कि कोई ग्राफ होगा। वो ग्राफ किस चीज का है, वो आपके ये जो फंक्शन उसने y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, ये ग्राफ है। मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ना, हाँ ये मिल गया। फर्ज करें ये एक ग्राफ है, ये ठीक है। ये ग्राफ कौन सा है, ये y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, ठीक है। इसमें ये 1 2 3 और ये 4 है। ये चूंकि x है, जब आपका x इज इक्वल टू 4 हो, और 4 किधर है, ये वाला, जब x इज इक्वल टू 4 हो, तो यहां से इस जगह कोई एक, बल्कि ऐसे कोई एक लाइन होगी जो आपकी इस कर्व को टच करके जा रही होगी, जिसको हम टेंजेंट लाइन कह रहे होंगे। आपने असल में इस लाइन की, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन पता करनी होगी। समझ आई? ठीक है सर, समझ आया। जी सर। हाँ, अब इसके लिए अब हमें क्या क्या चाहिए। आपको याद है कि सर टाइम खत्म होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में करें। हाँ चलें, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सर ब्रेक ले लें थोड़ा सा। चले जी, ब्रेक ले लें, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। 5 मिनट काफी है। ओके जी। अच्छा, इससे पहले हम जो एग्जांपल का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें उसने हमें ये दिया था कि एक फंक्शन है और इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है।
तो पहले पार्ट में तो उसने हमें डेरिवेटिव सिर्फ फाइंड करने का कहा, जो कि हमने ये पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया और फिर हम एंड पर इस पॉइंट पे पहुंचे कि ये हमारा डेरिवेटिव है। अब असल में हम इस डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे, वो कहाँ करेंगे वो मैं बताता हूँ। उसने क्वेश्चन हमसे पार्ट बी में ये पूछा कि आप ऐसा करें कि ये जो मैंने पहले आपको एक बताई थी, कर्व बताई थी, एक फंक्शन बताया था जिसको मैंने y इज इक्वल टू √x कहा, तो मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की, जो कि अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, लेकिन कि ये रेड कलर में शायद आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा y इज इक्वल टू √x है। तो ये हमारा ग्राफ है, इसको हम कर्व भी कह सकते हैं, ग्राफ भी कह सकते हैं। वो कह रहा है कि इसको एक टेंजेंट लाइन टच करती है, एक लाइन है जो से एक पॉइंट पे टच करती है। वो कौन सा पॉइंट है वो बता रहा है हमें कि x इज इक्वल टू 4 वो पॉइंट है, तो जहां वो इसको टच करती है। ठीक है, इस कर्व को एक टेंजेंट लाइन x इक्वल, जब x इक्वल टू 4 होगा तो वो इस पॉइंट पर टच करेगी। आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसने हमें असल में ये कहा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन विच इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू कुछ हमारे पास निकलेगी। अब ये लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी, ये आपने जिस तरह पढ़ा है कि डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इक्वेशन फाइंड करने की, तो उसमें से जो चीज हम यूज करेंगे या जो इक्वेशन हमारे लिए सूटेबल है वो कौन सी है, वो ये है, वो उस इक्वेशन को हम नॉर्मली कहते हैं पॉइंट स्लोप लाइन इक्वेशन। सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन इसके लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं है? हाँ जी, उसके लिए ये देखें ना, हमारे पास अब अगर दो बहुत ज्यादा फेमस हैं, एक तो आपने वो देखी होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी लाइन की इक्वेशन होती है। एक ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो इसको भी मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, ये अब दो इक्वेशन है, ज्यादातर यही इस्तेमाल होती हैं। तो अब इसमें से हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भाई इसमें से m जो होती है वो स्लोप होती है, ठीक है, और इसमें जो c है दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये हमारा y इंटरसेप्ट है। और इस केस में क्या है, इसमें y m तो हमारी स्लोप ही है, लेकिन x1 और y1 ये क्या है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, कि ये जो x1 ये एक पॉइंट है x1 y1, तो ये असल में हमारा वो पॉइंट है। तो अब अगर आप ये देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या हमें स्लोप पता है? आपका क्या ख्याल है, हमें स्लोप पता है? कोई बताएगा कि हमें स्लोप पता है या नहीं? अच्छा, असल में हमें पता है, आपको नहीं पता, असल में हमें पता है, मैं भी आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता है। तो एक्चुअली स्लोप इज गिवन, स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, वो इसने बताई। इसमें हमें y इंटरसेप्ट नहीं पता, तो जो c था ना, ये जो c y इंटरसेप्ट नहीं पता, तो ये लाइन असल में ये y एक्सिस को कहाँ टच करेगी हमें ये नहीं पता। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये लाइन इस कर्व को किस पॉइंट पे टच करेगी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम x1 y1 कह सकते हैं। इस पॉइंट का x1 तो हमें पता है, ये जो x इज इक्वल टू 4 उसने बताया ना, तो दिस इज एक्चुअली, ये हमारा क्या है, ये एक्चुअली x1 है, ये हमें पता है। तो अगर हमें x1 पता चल गया तो हम y1 भी पता कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। तो असल में अल्टीमेटली मैं कहने का पर्पज ये है कि हमारे पास जो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो में से
हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास चीजें कौन सी अवेलेबल हैं जिसको यूज करते हुए हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब y इंटरसेप्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमें x1 की वैल्यू गिवन है तो x1 का पता है तो y1 निकालना भी आसान है। स्लोप हमें पहले से पता है, ये भी आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे पता है। तो इसलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करना हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। हाँ, अगर कोई ऐसी क्वेश्चन आ जाएगी जिसमें y इंटरसेप्ट उसने बता दिया कि भाई y इंटरसेप्ट ये होगा और स्लोप आप निकाल लें, किसी तरह निकाल लें और आप बताएं कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो फिर हम इसकी तरफ जाएं। तो इसलिए फिलहाल हम जो पॉइंट स्लोप लाइन की इक्वेशन है, जो फॉर्म है, असल में इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें m पता होना चाहिए और हमें x1 और y1 पता होना चाहिए। हमें x1 तो पता है, हमें y1 को कैलकुलेट करना होगा और हमें m को कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको अगर याद हो तो जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव असल में आपकी टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। ये आपको पता है या नहीं पता? नहीं पता सर। हाँ, तो डेरिवेटिव असल में, इसको मैं लिख भी देता हूं कि जो आपका डेरिवेटिव होता है, जिसको आप एफ ऑफ डैश एक्स कहते हैं या वाई डैश कहते हैं, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू स्लोप। ठीक है। अच्छा जी, ये हमेशा आपने याद रखना है, जो डेरिवेटिव होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो स्लोप होती है असल में, वो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। ये बात आपने याद रखनी है, स्लोप ऑफ, इसको यूं लेंगे, टेंजेंट लाइन, यहाँ क्लियर होगी बात। ये आप मुझे रिस्पांस करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि हमारा जो जी डेरिवेटिव सर। है वो असल में हमारी टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। तो डेरिवेटिव तो हम जहाँ फाइंड कर चुके हैं, यस सर। तो इसका मतलब है ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है, ये असल में क्या है, दिस इज एक्चुअली स्लोप। स्लोप। तो ये इसीलिए मैं कह रहा था कि ये हम निकाल चुके हैं, ये हमें पहले से पता है। बस हमें थोड़ा सा ये देखना है कि जब x इक्वल टू 4 होगा तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा। तो फिर हम सिंपली क्या करेंगे, हम x की वैल्यू इस डेरिवेटिव में 4 पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए अब हम सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं कि हम स्लोप फाइंड करें। तो इसको हम यूं लिखेंगे कि स्लोप ऑफ द फंक्शन जो f ऑफ x है एट x इज इक्वल टू 4 इज बेसिकली f डैश ऑफ 4। तो असल में स्लोप क्या है, जो हमारा फंक्शन जो हमें गिवन था, जो कि y इज इक्वल टू क्या था जी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स था, ये हमें गिवन था जो कि f ऑफ x था। इसकी स्लोप एट x इक्वल टू 4 क्या होगी, f डैश ऑफ 4। और f डैश ऑफ x हम पता कर चुके हैं, और वो क्या है जी, वो 1/2 अंडर रूट एक्स है। इससे हम अपना f डैश ऑफ 4 निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा 1/2, और x की जगह हम 4 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू ये 4 का जो अंडर रूट आप लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास असल में f डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू टेंजेंट लाइन। m। ये जो हमारा डेरिवेटिव एट 4 निकला है, दिस इज एक्चुअली m, जो कि हमने इस लाइन में देखा था ना कि इस लाइन में हमें m की जरूरत है, और m क्या थी, m इज आवर स्लोप। स्लोप। तो ये असल में हमारी स्लोप है, इक्वल टू स्लोप। ठीक है जी। तो हमने स्लोप हमें करने में जो हमने पीछे निकाली है वो स्लोप है, तो अब ये नई स्लोप आपको दिखा रही है।
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेरिवेटिव होता है ये असल में किसी भी टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। अब वो स्लोप कौन से पॉइंट पे है, वो पॉइंट एक्स है। वो पॉइंट अगर कोई जेनेरिक सा है, एक्स से एक पॉइंट कोई जेनेरिक सा है, तो हम एक्स की फॉर्म में लिख देंगे। अगर कोई हमें कहता है यार एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 10 हो तो तब बताओ तब क्या स्लोप होगी, तो हम वो 10 इसमें पुट कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो उस पॉइंट पर, उस 10 एक्स की वैल्यू 10 पर उसकी स्लोप होगी टेंजेंट लाइन। तो ये इसमें हमने दो स्लोप फाइंड किए। दो स्लोप कहाँ है, एक ही तो स्लोप। जी एक तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/√2 into ये x तो है ना। जेनेरिक फार्मूला निकला ना, स्लोप का जेनेरिक फार्मूला निकला। अच्छा ठीक, इससे हम स्लोप फाइंड करेंगे। ये देखो ना, ये पूरा ग्राफ है, तो इसमें ये जो कर्व है इसके इधर भी तो एक टेंजेंट लाइन टच कर सकती है, इधर भी टच कर सकती है, इधर भी टच कर सकती है, तो हम हर तरह की टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं, वो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये पता हो कि ये पॉइंट एक्स की वैल्यू एक्चुअली क्या है। हमें एक्स की जो भी वैल्यू पता होगी या जिस वैल्यू पर हम स्लोप पता करना चाहेंगे वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो उस पॉइंट पर स्लोप आ जाएगी। यस सर, ठीक है सर जी। मतलब सर वो एफ डैश वहाँ सर एफ डैश एक्स की स्लोप थी वो, और ये एफ डैश 4 की है। जी जी, ये जेनेरिक स्लोप का फार्मूला निकला। और अब हमें कोई कह रहा है कि उसने हमें ये बताया कि भाई तुमने x इक्वल टू 4 पे बताना है, तो इसका मतलब है अब हमें स्लोप 4 पे पता होनी चाहिए। 4 में कैसे पता होगी, हम x की वैल्यू 4 पुट कर दें, वो मैंने यहाँ पुट की और यहाँ से बस वैल्यू निकल आई। ठीक है जी, ये m निकल मतलब आया। सर ये फार्मूला है बस सिर्फ। जी ये फार्मूला है स्लोप फाइंड करने का। सर ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है, इसमें आपने वो लास्ट में जो लिखा 1/2 into 2, वो किस वजह से लिखा? वो ये देखो ना 2 आया, जिस तरह ये लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय √x, तो 2 मैंने एज इट इज लिख दिया ये, और फिर √x की जगह मैंने √4 लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू 4 थी। तो x 4 का √2 होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इस तरह हमारा ठीक है, आंसर आ गया। अंडर रूट को खत्म कर दिया मतलब। जी जी, वो अंडर रूट अप्लाई हो गया, वो 2 आ गया, तो इस तरह हमारा 1/4 आंसर आ गया। ये आंसर किस चीज का है, इस स्लोप का है। तो अब हमें एक चीज पता चल गई, कौन सी, हमें इसमें इस इक्वेशन में पुट करने के लिए m पता चल चुका है। अब हमें क्या पता करना है, x1 और y1। असल में हमें x1 भी पता है, जिस तरह हमने यहाँ जिक्र किया कि x1 हमें पता है वो 4 है, हमें जस्ट पता करना है y। आपका क्या ख्याल है कैसे निकलेगा y? इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट कर। इसमें तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसमें y है ही नहीं। क्या सर जी, तो जी आवाज कट रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखे ना, ये जो इक्वेशन थी इसमें हमें पता करना था, एक m पता करना था, x1 पता करना था और y1 पता करना। तो अब हमें m तो पता चल चुका है और x1 भी यस सर। ये पहले से पता है, x1 उसने 4 बताया है। अब हमें 5 y1 पता करना है, ये कैसे करेंगे, मैं ये पूछ। तो जी इसी y√x है, इसको y सर x इसमें जो y1 y जो है √x है तो उसके लिए कर सकते हैं। सर जी वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें असल में क्या करना होगा, हम ये जो y √x है, इसमें अगर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y निकल आएगा, वो y जो होगा उसको हम y1 कहें। तो वेरी गुड। पॉइंट at which the tangent line touches सर इस लेक्चर की वीडियो बना के हमें लाइब्रेरी भेजना। जी जी, ये वीडियो बनी है, बन रही है, वीडियो बन रही है। और ये कैसे निकलेगा, हमें पता है x इक्वल टू 4 है, ये हमें पहले से पता है, और y जो होता है वो √x उसने हमें बताया हुआ है, ये फंक्शन उसने हमें शुरू में दिया है, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 4 का अंडर रूट, तो ये 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर असल में 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, जो पॉइंट असल में हम x1 y1 पता करना चाह रहे थे वो असल में क्या है, वो असल में 4, 2 है।
ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो जी ये सर। x1 y1 जो हमें पता करना था, x1 हमें गिवन था, y1 हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें सब कुछ पता है। अब हमें y1 पता है, अब हमें x1 पता है, अब हमें m भी पता है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें जस्ट लाइन के अंदर वो जो लाइन का फार्मूला है उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। तो उसमें हम पुट करते हैं। तो हम क्या कहते हैं जी, यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला ऑफ लाइन। तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा जी, m की वैल्यू क्या थी जी? m हमने यहाँ निकाला था, ये m की वैल्यू इज 1/4। x1 क्या था जी? 4 था। और y1 क्या था? 2। ये तीन चीजें हमें चाहिए थी। तो अब अगर हम इसमें पुट कर दें तो क्या ख्याल है, तो ये क्या बनेगा, y माइनस 2 इंटू 1/4 इंटू x माइनस 4। ठीक है जी, ये बात सबको समझ आ गई? ये वैल्यूज मैंने कैसे पुट की हैं, ये सबको समझ आना जरूरी है। आ गई सर। ओके, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं बस, ताकि लेफ्ट साइड पे सिर्फ y रह जाए, बाकी सब कुछ उधर चला जाए। अब अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये x डिवाइड बाई 4 आ जाएगा और ये -4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास y माइनस इज इक्वल टू x/4 -1 रह जाएगा। अब ये जो -2 है इधर माइनस हो रहा है, इसको मैं इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 4 -1 प्लस 2। अब +2 और -1 जो है ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा x डिवाइड बाई 4 प्लस 1। तो ये एक्चुअली हमारे पास आ गई, दिस इज लाइन, सॉरी, लाइन ऑफ स्लोप आ गई। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, और ये कौन सी लाइन है, इसको बल्कि हमें सिर्फ लाइन नहीं कहना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कहना चाहिए। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 4 फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू √x। तो जब हमारा f ऑफ x √x होगा और x की वैल्यू अगर 4 होगी, तो उस केस में इस टेंजेंट लाइन की ये इक्वेशन होगी। ये बात समझ आ गई? जी सर। अब अगर कोई इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना चाहे तो क्या कर सकता है? फॉर एग्जांपल वो आपसे कहे कि भाई ये एक कर्व है y इज इक्वल टू √x, और ना आप एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताएं एट x इज इक्वल टू 10। तो क्या आप बता सकते हैं? जी सर। सर बता सकते हाँ जी, बता सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना होगा, इसी तरह ये जिस तरह x1 तो हमारा 10 आ गया, तो √x के अंदर 10 वैल्यू पुट करेंगे, तो जो भी इसका पॉइंट्स में कुछ आंसर आ जाएगा। वैसे सिंप्लीफाई करने के लिए 10 की बजाय अगर हम इसको 25 ले लें तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 25 करने से √ में आसानी आ जाएगी। तो इस ये क्या हो रहा है सर? हमारा x1, प्लीज सर जी रिपीट कर दे सर जी, आवाज कट रही है।
अच्छा, मैं ये कह रहा था हमारा क्वेश्चन तो जहाँ एंड हो चुका है, मैं कह रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन चेंज भी आ जाए ना, हो सकता है क्विज में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं या पेपर में मैं चेंज कर दूं, ये सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज कर दूं। मैंने कहा जी फंक्शन यही है और आप एक्स 25 पर एक्स अगर 25 हो तो फिर हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। तो अब इस केस में हमारा x1 तो 25 होगा और y1 क्या होगा, वो चूंकि अंडर रूट एक्स होगा तो 25 का अंडर रूट जो कि 5 होगा, तो इसका मतलब y1 इज इक्वल टू 5 आएगा। तो अब इसका मतलब आपका पॉइंट बदल गया। तो जब आप इसमें बाकी प्रोसेस नहीं होगा सर। बाकी प्रोसेस वही है, अब लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा m पे। हमने जब m कैलकुलेट किया था यहाँ, तो m कैलकुलेट करने के लिए हमने डेरिवेटिव में वैल्यू क्या पुट की थी, 4। अभी क्या पुट करनी पड़ेगी, अभी हम 25। तो असल में हमारा जो डेरिवेटिव निकलेगा f डैश ऑफ 25 और वो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 25। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। तो असल में हमारा डेरिवेटिव हमारा m कितना आ जाएगा 1/10। समझ आई आपको? सर जो आपने स्लोप निकाली है उसकी समझ नहीं आई, दोबारा जरा समझा दें। ये जिस तरह हमने ये स्लोप पहले ये हमने जब स्लोप निकाली थी तो हमने उस स्लोप किस पॉइंट पे निकाली थी, x इक्वल टू 4 पर। ये बात समझ आई थी? अब हमें उसने क्या बता दिया, अब वो कहता है जी जब x 25 हो ना तब स्लोप निकालें। तब स्लोप क्या होगी, आप इस x की जगह 25 पुट कर दें। और 25 पुट करने से क्या हुआ, मैंने जब 25 पुट किया तो 5 का अंडर रूट आया और 5 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1/10 आ गया। तो अब जब ये इक्वेशन आप सेट करेंगे तो यहाँ जो आपने m की वैल्यू 1/4 लिखी है, इसकी बजाय आप क्या लिखेंगे 1/10, ये वाली। और जब जहाँ y1 आप पुट करेंगे तो आप क्या करेंगे, y1 हमारे केस में अब 5 है और x1 जो है वो 25 है। तो उसके हिसाब से जब आप इक्वेशन बनेगी तो वो इक्वेशन इससे डिफरेंट होगी। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि जब आपका पॉइंट ये बदलेगा ना तो आपकी स्लोप भी बदल जाएगी और आपकी लाइन की इक्वेशन भी बदल जाएगी। अब देखिए सिर्फ एक पॉइंट बदलने से कुछ चीजें वैल्यूज चेंज हो गई हैं, लेकिन प्रोसीजर सारा सेम रहा है। आपने उसी तरह फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव निकालना था, डेरिवेटिव के बाद आपने उसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, एम निकल आना था और उसके बाद सिंपली आपने एक्स से वाई कैलकुलेट कर लेना था जिस तरह हमने यहाँ किया है और फिर सिंपली इन चीजों को पुट कर देना था। तो आपको क्या लगता है ये चीज कितनी मुश्किल है? सर इजी है, उसका आंसर सर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये जो अभी मैंने ये किया ना इतना, आप ये वाला सर इसी हाँ जी, आप अपने घर पे कोशिश कीजिएगा इस चीज को सॉल्व करने की। ठीक है सर। बाकी कोई मुश्किल नहीं सर, स्टार्ट में जो इक्वेशंस पिक करनी होती है, मतलब कि क्वेश्चन कौन से और कौन सी इक्वेशन फॉलो करनी है। अच्छा, ज्यादातर आपको इसी तरह मिलेगा कि पॉइंट एक्स किसी ने गिवन दिया होगा और एम आपने खुद ही ऐसे डेरिवेटिव पहले से ले लिया होगा और उसमें आपने वैल्यू पुट करनी होगी। तो ज्यादातर आपको ना यही इक्वेशन काम आएगी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। सर ये y इज इक्वल टू अंडर रूट x की जगह कोई और भी इक्वेशन आ सकती है? जी जी, कुछ भी हो सकता है वहाँ, यहाँ तो अगर इक्वेशन बदल सकती है। ये जो पार्ट 1 हमने किया है, ये जो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो वो कल को क्या दे यहाँ स्केयर कर दो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो उसके हिसाब से फिर आप डेरिवेटिव फाइंड करें। सर वो तो आप ही कहेंगे कि और तो कहेगा नहीं। जी 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 अभी जिस आप छोड़ेंगे नहीं, आप कहेंगे लाजमी। जी, मैं तो असल में चाहता हूँ ना कि आपको चीजें इस तरह आ जाएं कि कल को आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से उसे आराम से इस्तेमाल कर लें।